हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कुछ बॉन्ड पैरामीटर्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये जो बॉन्ड पैरामीटर्स हैं ये केमिकल बॉन्डिंग के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो मेन पैरामीटर्स हैं दे आर बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंथैल्पी एंड बॉन्ड ऑर्डर। सो नाउ वी विल डिस्कस देम वन बाय वन। द वेरी फर्स्ट bond parameter is bond length. Now what is bond length? We know that when two atoms come close to each other, attractions takes place between them and therefore their potential energy decreases till they attain an equilibrium distance. That particular equilibrium distance between the two nuclei of the bonded atoms in a molecule is called bond length. So what is bond length? Bond length or bond distance is defined as the equilibrium distance between the nuclei of two bonded atoms in a molecule. For example, we have a molecule of hydrogen. So the distance from the center of one hydrogen atom to the center of another hydrogen atom is called bond length. This is bond length. सिमिलरली हाइड्रोजन और फ्लोरीन के न्यूक्लियाई के जो सेंटर का डिस्टेंस है दैट इज आल्सो बॉन्ड लेंथ। और इस केस में हमारे पास नाइट्रोजन के न्यूक्लियाई के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज रेफर टू एज बॉन्ड लेंथ। नाउ व्हाट आर दी फैक्टर्स जिनके ऊपर बॉन्ड लेंथ डिपेंड करती है? तो जो सबसे पहला फैक्टर है वो है साइज ऑफ द एटम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर। Now see the examples of halogen acids. Halogen acids can be represented as HX. Here X can be fluorine, chlorine, bromine or iodine. And we know that the size of halogens has the order fluorine smallest in size, chlorine has size greater than fluorine, bromine has size greater than chlorine and largest among these four halogens is iodine. So this is clearly indicating that the distance between the nuclei of hydrogen and fluorine is smaller than the distance between the nuclei of hydrogen and chlorine and so on. So जैसे जैसे हेलोजन एटम का साइज बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे जो डिस्टेंस है वो भी इंक्रीज करता जा रहा है। जो एक्चुअल डिस्टेंस है ऑफ द हेलोजन एसिड्स दे आर HF के केस में जो बॉन्ड लेंथ आती है वो है 92 पिकोमीटर की। HCl के केस में जो बॉन्ड लेंथ है वो है 127.5 पिकोमीटर और ब्रोमीन के केस में जो बॉन्ड लेंथ है HBr में वो है 141.5 पिकोमीटर और यही बॉन्ड लेंथ HI के केस में है 161 पिकोमीटर। सो दिस इज ऑल ड्यू टू द साइज ऑफ द हेलोजन एटम बिकॉज हाइड्रोजन इज सेम इन ऑल दीज हेलोजन एसिड्स। सो द साइज ऑफ fluorine is lower than chlorine, is lesser than bromine, is lesser than iodine. So जितना बड़ा एटम का साइज होगा ऑब्वियस ही बात है उनके न्यूक्लियाई के बीच का डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा होगा। आप इसको इस तरह से भी इमेजिन कर सकते हो। आपने दो बॉल्स अरेंज करके रखी हैं इस तरह से, उनके बीच का डिस्टेंस ऑब्वियसली कम होगा एज कम्पेयर टू जब आपने दो फुटबॉल अरेंज करके रखे हुए हैं। तो आप यहाँ से क्लियरली देख सकते हो हमें सेंटर से चलना और सेंटर भी किसका लेके चलना है? न्यूक्लियस के सेंटर से एक एटम के दूसरे एटम के न्यूक्लियस के सेंटर तक का जो डिस्टेंस है वो हमने चेक करना होता है। दैट इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। और ऑब्वियस बात है यहाँ पे यू कैन सी हियर ग्रेटर द साइज ऑफ द एटम्स मोर इज द बॉन्ड लेंथ। द सेकेंड पैरामीटर विच डिसाइड्स द बॉन्ड लेंथ इज the bond multiplicity. Now what is multiplicity? It is the number of bonds present between two bonded atoms. This is also called bond order. For example, अगर हम यहाँ पे देखते हैं कार्बन एटम है फर्स्ट केस में, तो यहाँ पे कार्बन और कार्बन एटम के बीच में एक बॉन्ड है। दूसरे केस में कार्बन के जो दो एटम्स हैं उनके बीच में दो बॉन्ड हैं और तीसरे केस में हमारे पास कार्बन के बीच में तीन बॉन्ड हैं। तो इसी को कहते हैं हम मल्टीप्लिसिटी। सो मल्टीप्लिसिटी in first case is 1, 2 and in case of carbon triple bond carbon it is 3. As told you earlier this is also called bond order.
इसी को हम बॉन्ड ऑर्डर भी कह देते हैं। एक्चुअली बॉन्ड है क्या? इट इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो फर्स्ट केस में क्या है, दो कार्बन एटम्स के बीच में सिर्फ एक ही फोर्स अट्रैक्शन की है, जबकि दूसरे केस में हमारे पास दो कार्बन एटम्स के केस में दो फोर्सेस हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, दो कार्बन के एटम एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाएंगे, और जब ये फोर्सेस 3 हो जाएंगी तो इनके बीच का डिस्टेंस और कम हो जाएगा। सो नाउ वी कैन राइट दैट कि एज द मल्टीप्लिसिटी मीन्स नंबर ऑफ बॉन्ड्स मीन्स बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेज, बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेज। सो बॉन्ड लेंथ कम होती जाएगी जैसे जैसे नंबर ऑफ बॉन्ड्स दो एटम्स के बीच में बढ़ता जाएगा। तो ये है कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की बॉन्ड लेंथ, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की बॉन्ड लेंथ 134 पिकोमीटर है, और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ है वो 120 पिकोमीटर है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जैसे जैसे मल्टीप्लिसिटी बढ़ी है वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ कम होती चली गई है। जो थर्ड फैक्टर है, दैट फैक्टर इज द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वी हैव स्टडीड दैट अगर कार्बन के साथ सारे सिंगल बॉन्ड हैं, सारे सिग्मा बॉन्ड है, तो उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3। और किसी कार्बन के साथ अगर एक भी तरफ किसी भी तरफ एक डबल बॉन्ड आ जाता है, उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है sp2। ओके, और जहाँ पे कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड हो वहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन आती है sp। सो हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक हम ये पहले स्टडी कर चुके हैं, यू कैन सी द वीडियोज़। सो हाइब्रिडाइजेशन फर्स्ट केस में आई है हमारे पास sp3, दूसरे केस में जो हाइब्रिडाइजेशन आई है वो है sp2, और तीसरे केस में जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp। तो जब sp3 की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि एक s ऑर्बिटल है और 3 p के ऑर्बिटल्स हैं, मींस s का हिस्सा 1/4 है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं s कैरेक्टर। सो यहाँ पे फर्स्ट केस में s कैरेक्टर कितना होगा 25%, बिकॉज देखो टोटल 3 ऑर्बिटल्स हैं, एक s का ऑर्बिटल है, एक px होता है, एक py होता है और एक pz होता है। तो अब p के 3 ऑर्बिटल्स हैं, s का तो एक ही है, टोटल 4 में से s का एक हिस्सा है। सो ऑब्वियस बात है s ऑर्बिटल का जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना है 25%। तो इसी तरह से अगर हम कैलकुलेट करें तो sp2 में यही s कैरेक्टर आ जाता है 33%। और लास्ट केस में क्या है, हमारे पास सिर्फ एक s ऑर्बिटल है और एक pz ऑर्बिटल होता है, ठीक है, दो ही ऑर्बिटल्स, उनमें से एक s है एक p का है कैरेक्टर। तो हमारे पास यहाँ पे जो s कैरेक्टर आएगा वो 50% s कैरेक्टर होगा। सो एक चीज़ याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रेटर द s कैरेक्टर more is the electronegativity of the एटम। ओके, तो जितना ज़्यादा s कैरेक्टर होगा उस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज़्यादा होती है। अब ये क्यों है, उसका रीज़न ऑब्वियस है, हमने पढ़ा हुआ है कि s सब शेल के ऊपर न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज़्यादा लगता है। तो इसका मतलब ये हो कि जहाँ पे s कैरेक्टर ज़्यादा होगा उन ऑर्बिटल्स को न्यूक्लियस अपनी तरफ बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, और यही क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, विच इज़ डिफाइंड एज द टेंडेंसी ऑफ अ बॉन्डेड एटम टू विड्रॉ द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो अब क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जहाँ s कैरेक्टर सबसे ज़्यादा है उसकी सबसे ज़्यादा हुई, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो तो बॉन्ड लेंथ कम होती है। सो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शॉर्टर इज द बॉन्ड लेंथ। और यही चीज़ हमने पहले पढ़ी भी है अभी कि कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन जो है बॉन्ड लेंथ कम होती है, बट हम यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के बारे में नहीं बात करेंगे। अगर यहाँ पे H हो, यहाँ पे हाइड्रोजन एटम्स लगे हों, तब क्या होगा, तो यहाँ पे जो फर्स्ट केस में CH है, कौन सा कार्बन जिसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू द कार्बन जिस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, यहाँ बॉन्ड लेंथ कम होगी। और सबसे कम किसकी होगी, उस कार्बन H बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी जिसमें हाइब्रिडाइजेशन sp थी। ओके, सो इस तरह से हम इन चीज़ों को स्टडी करते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, हाइब्रिडाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक।
ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर डिटरमाइन करने में भी हेल्प करता है हमारी, और साथ साथ में हम बॉन्ड लेंथ के बारे में भी यहाँ से इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। जो नेक्स्ट बॉन्ड पैरामीटर है हमारे पास वो है बॉन्ड एंथैल्पी। इट इज आल्सो कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी। सो है क्या ये? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी to require, it is the amount of energy required to break 1 mole of a particular type of bonds, so that कि जो एटम्स हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाएं और गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएं। इट इज आल्सो कॉल्ड बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी और सिंपली बॉन्ड एनर्जी। और जो इसकी यूनिट्स हैं वो है किलो जूल पर मोल। तो एक एग्जांपल मैं यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ। मान लो मेरे पास ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, इसको मैंने हीट करना है, इतना हीट करना है इसको कि इसके दोनों हाइड्रोजन के एटम्स सेपरेट हो जाएं एंड दे विल बी कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट। सो कितनी एनर्जी इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए चाहिए? दैट एनर्जी इज कॉल्ड बॉन्ड एंथैल्पी। और जो हाइड्रोजन है उसके लिए जो बॉन्ड एंथैल्पी है वो 435 किलो जूल पर मोल। सो एक बात तो क्लियर है कि अगर बॉन्ड इजीली टूट जाएगा तो ये एनर्जी कम होगी, और अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, नहीं टूट रहा है, तो एनर्जी ज़्यादा चाहिए बॉन्ड को तोड़ने के लिए। अब हाइड्रोजन के केस में तो हमारे पास 2 हाइड्रोजन एटम्स के बीच में सिर्फ एक ही बॉन्ड था, तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आई। जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए चाहिए है वही फाइनल हमारे पास बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी आएगी। बट देयर आर सम एग्जाम्पल्स जिनको हम कहते हैं पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, जिनमें एक से ज़्यादा तरह के बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। एक बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, मॉलिक्यूल हैज़ सेवरल बॉन्ड्स रादर देन वन। ठीक है, तो उस केस में क्या करेंगे? अब जैसे मीथेन का ही स्ट्रक्चर आप कंसीडर कर लो। मीथेन में हमारे पास CH बॉन्ड्स 4 हैं, देयर आर 4 CH बॉन्ड। तो अगर मैं इसमें से एक CH बॉन्ड तोड़ देता हूँ तो मेरे पास रह जाएगा CH3H। CH3 में से एक बॉन्ड तोड़ देता हूँ तो मेरे पास रह जाएगा CH2H। CH2 में से एक बॉन्ड तोड़ देता हूँ CH का तो मेरे पास CH रह जाएगा। ठीक है, और जब CH को भी तोड़ देता हूँ तो मेरे पास कार्बन और हाइड्रोजन बन जाएंगे। तो अल्टीमेटली कार्बन भी गैसियस स्टेट में और 4 मेरे पास बन जाएंगे हाइड्रोजन के एटम्स। ओके, तो इसको अगर लिखना तो वी कैन राइट इट एज CH4 है इन गैसियस स्टेट। जब इसको तोड़ेंगे, एंथैल्पी देंगे, एनर्जी देंगे, तो गैसियस स्टेट में कार्बन का एक एटम पर मोल हम कह सकते हैं और 4 मोल हमारे पास हाइड्रोजन के एटम्स बन जाएंगे। सो ये है ओवरऑल रिएक्शन, जिसको मैंने स्टेप्स में यहाँ पे लिख दिया हुआ है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, दिस इज द सेकंड स्टेप, ये थर्ड स्टेप है और ये फोर्थ स्टेप है। अब होता क्या है, ये बॉन्ड तो आइडेंटिकल है, वी हैव 4 आइडेंटिकल बॉन्ड्स, और हमें ये लगता है कि इन सभी की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी एक जैसी होगी। मीन्स दे शुड हैव, क्योंकि सारे एक जैसे हैं तो सभी की बॉन्ड एंथैल्पी एक जैसी होनी चाहिए, बट एक्चुअली ये एक जैसी नहीं होती एंड दे नीड डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जीज टू ब्रेक ईच ऑफ द 4 CH बॉन्ड्स। तो इस केस में हमें करना क्या पड़ता है, हमें बेसिकली इन चारों बॉन्ड एंथैल्पीज का एवरेज निकालना पड़ता है। तो उसके लिए क्या करते हैं, ये हमारे पास इनकी, और इस एवरेज वैल्यू को चेक करने के लिए हमें हर एक स्टेप की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो पता होनी चाहिए। तो इनके हर एक स्टेप की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो पहले CH बॉन्ड को तोड़ने के लिए चाहिए 435 किलो जूल पर मोल, दूसरे CH बॉन्ड को तोड़ने के लिए चाहिए 453, तीसरे को तोड़ने के लिए 425 और चौथे को तोड़ने के लिए 339 किलो जूल पर मोल एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो आप देख सकते हो सभी के लिए अलग अलग वैल्यूज़ हैं। अब ये जो वैल्यूज़ हैं ये अलग अलग क्यों आई? अगर मैं फर्स्ट स्टेप को देखूं तो फर्स्ट स्टेप में जो मेरे पास रिएक्टेंट था जिसमें से CH बॉन्ड तोड़ा वो था मीथेन। ओके, सेकंड स्टेप में जो रिएक्टेंट था मेरे पास दैट वाज CH3, थर्ड स्टेप में इट वाज CH2 और फोर्थ स्टेप में इट वाज CH। तो हर एक स्टेप में जो स्टार्टिंग मटेरियल था मेरे पास, स्टार्टिंग रिएक्टेंट था, वही अलग था। अगर वही अलग है तो ऑब्वियसली उनके बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जीज है वो भी अलग ही चाहिए। तो अब करते क्या है, इन सभी वैल्यूज़ का निकाल लेते हैं हम एवरेज। इन सभी का अगर सम लिया जाए तो दैट वैल्यू कम्स आउट टू बी 1652 और इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, वी विल गेट 413 किलो जूल पर मोल। तो हम ये लिख देते हैं कि CH बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो है, जो बॉन्ड एनर्जी है दैट इज
413 किलो जाउल पर मोल। ओके, तो ये एवरेज वैल्यू आ गई। तो एवरेज कहाँ लेनी पड़ेगी? जब हमारे पास एक जैसे बहुत सारे बॉन्ड प्रेजेंट है किसी मॉलिक्यूल में, क्योंकि उन सभी बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी सेम नहीं लगती, अलग अलग एनर्जीज हैं उन सभी की। तो लास्ट में क्या करते हैं, उन सभी की हम एक एवरेज निकालते हैं। जो पहला फैक्टर है जिसके ऊपर बॉन्ड एंथैल्पी डिपेंड करती है वो है साइज ऑफ द एटम एंड बॉन्ड लेंथ। अभी हमने थोड़ी देर पहले स्टडी किया है कि अगर एटम छोटे साइज का होगा तो बॉन्ड लेंथ भी कम होगी, और अगर बॉन्ड लेंथ कम हुई तो बॉन्ड स्ट्रांग होगा, और अगर बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो बॉन्ड एंथैल्पी ज़्यादा होगी। बट इसका अगर रिवर्स पढ़ें, जैसे अगर एटॉमिक साइज बड़ा है तो बॉन्ड लेंथ भी ज़्यादा होगी, बट बॉन्ड तोड़ना आसान होगा, इसलिए बॉन्ड एंथैल्पी कम होगी। ओके, सो यहाँ से हम ये मेंशन कर सकते हैं कि जो बॉन्ड एंथैल्पी है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ जितनी बड़ी होगी उतनी ही बॉन्ड एंथैल्पी कम होती जाएगी। ओके, और बॉन्ड लेंथ क्या पढ़ा हमने? बॉन्ड लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एटम। जितना एटम का साइज बड़ा होगा बॉन्ड लेंथ भी उतनी ही ज़्यादा होगी। ओके, तो ये है एग्जांपल आपके पास। अभी थोड़ी देर पहले हमने इनके बॉन्ड लेंथ पढ़ी थी, HI में बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा थी। ओके, तो इनकी बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी से ओबीएसली क्या होगा, जहाँ बॉन्ड बहुत बड़ा है, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, वहाँ बॉन्ड तोड़ने के लिए कम एनर्जी चाहिए। ओके, सो जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ कम होती जा रही है वैसे वैसे बॉन्ड एंथैल्पी बढ़ती जा रही है। सो ये था फर्स्ट फैक्टर। दूसरा जो फैक्टर है वो है बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी। ये भी आपको अभी एक्सप्लेन किया है, मल्टीप्लिसिटी क्या होती है। इट इज़ द नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन टू बॉन्डेड न्यूक्लियाई। और आपको ये भी बताया जहाँ 3 बॉन्ड प्रेजेंट हैं वहाँ ओबीएस ही बात है बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। अगर स्ट्रॉन्ग है तो उसको तोड़ने के लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी चाहिए। इस केस में क्या है, क्योंकि एक ही बॉन्ड प्रेजेंट मीन्स एक ही फोर्स ऑपरेट कर रही है 2 कार्बन एटम्स के बीच में, तो यहाँ पे बॉन्ड तोड़ना ईजी होगा, इसलिए यहाँ पे बॉन्ड एंथैल्पी कम चाहिए। सो आप देख सकते हो जैसे जैसे मल्टीप्लिसिटी बढ़ रही है वैसे वैसे बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी बढ़ रही है। जहाँ मल्टीप्लिसिटी 1 थी मीन्स एक ही बॉन्ड था, बॉन्ड एंथैल्पी वाज 348 किलो जूल पर मोल। जहाँ 2 कार्बन एटम्स के बीच में 2 बॉन्ड थी मीन्स मल्टीप्लिसिटी 2 थी, वहाँ बॉन्ड एंथैल्पी और बढ़ गई 614 किलो जूल पर मोल होगी। और जब कार्बन एटम्स के बीच में 3 बॉन्ड बन गए तो बॉन्ड एंथैल्पी और ज़्यादा बढ़ गई और ये आ गई 840 किलो जूल पर मोल। ओके, जो नेक्स्ट फैक्टर है वो है नंबर ऑफ लोन पेयर्स। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। लोन पेयर्स दे डिसाइड बॉन्ड एंथैल्पी कितनी होगी और कहाँ पे लोन पेयर, उन बॉन्डेड एटम्स के ऊपर जो एक दूसरे के पास पड़े हुए हैं। क्योंकि होता क्या है, इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड, तो वो एक दूसरे के जितने पास आएंगे वो एक दूसरे को उतना ही ज़्यादा रिपेल करेंगे और रिपल्शन से स्टेबिलिटी कम हो जाती है। और अगर स्टेबिलिटी कम होगी तो बॉन्ड तोड़ना ईजी हो जाता है। तो मैं आपको यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स की फॉर्म में इसके बारे में बताऊँगा। तो जो सबसे पहले आपके पास मैंने यहाँ पे लिखा बॉन्ड कौन सा है, तो मान लो हम यहाँ पे कार्बन कार्बन बॉन्ड की बात कर रहे हैं, नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड की बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड की बात करते हैं और लास्ट में बात करते हैं फ्लोरीन फ्लोरीन बॉन्ड की। ओके, इनको तोड़ने के लिए अगर जैसे मैं ये एग्जांपल अगर इनकी लिखनी हो, पर्टिकुलर एग्जांपल्स लिखनी हो, तो वी कैन हैव दोज एग्जांपल्स आल्सो। जैसे हम इथेन लिख देते हैं तो यहाँ इथेन आ गया। ओके, नाइट्रोजन के केस में हम मेंशन कर देते हैं नाइट्रोजन नाइट्रोजन और मैंने ये हाइड्रोजन लिख दिया यहाँ पे। ओके, दिस इज हाइड्रोजन N2H4, इसको हाइड्रोजन कहते हैं। बट यहाँ पे होगा क्या, लुईस डॉट स्ट्रक्चर के हिसाब से एक एक पेयर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन्स का दोनों नाइट्रोजन के ऊपर। और यहाँ पे जो है हमारे पास ऑक्सीजन के केस में लेट द एग्जांपल इज HOOH, दिस इज हाइड्रोजन परऑक्साइड। और यहाँ पे जो ऑक्सीजन हैं इनके ऊपर 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स के होंगे। फ्लोरीन तो एज इट इज F2 मॉलिक्यूल आ गया है, तो यहाँ पे क्या होगा, हेलोजन्स के ऊपर एक बॉन्ड बनाने के बाद हम 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स के लगाते हैं। ओके, तो यहाँ पर अब जो आ रहा है वो है नंबर ऑफ लोन पेयर्स। तो मैं एक एक एटम के ऊपर लिखूंगा, सिर्फ एक एक एटम के ऊपर, यहाँ पे जैसे एक पे पर एटम जो बॉन्डेड है उनका। तो यहाँ पे क्या है, नील कोई नहीं आया, यहाँ पे एक आया, यहाँ पे 2 लोन पेयर है, एक ऑक्सीजन एटम पे काउंट करें तो ऑब्वियसली दूसरे पे भी 2 ही होंगे। फ्लोरीन है, एक के ऊपर 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स के आ गए।
अगर हम बॉन्ड लेंथ के हिसाब से देखें तो हमें ये पता है कि बॉन्ड लेंथ एफ बॉन्ड की सबसे कम है, ओ बॉन्ड की उससे ज़्यादा है, नाइट्रोजन की उससे ज़्यादा है और कार्बन की सबसे ज़्यादा है। सो दिस इज़ ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक साइज। ठीक है, सो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर तो ये है, बट इस हिसाब से जो फ्लोरीन है, क्योंकि इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम है तो इसको तोड़ना बहुत डिफिकल्ट होना चाहिए था। फ्लोरीन की बॉन्ड एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए थी, बट एक्चुअली फ्लोरीन की बॉन्ड एंथैल्पी बाकी सबसे बहुत कम है और ये है 139। ऑक्सीजन बॉन्ड की बात करें इट इज़ 149, नाइट्रोजन बॉन्ड की बात करें इट इज़ 163 और अगर कार्बन बॉन्ड की बात करें तो वी हैव 348। तो ये हमारे पास आई है वो बॉन्ड एंथैल्पीज और इनकी यूनिट्स क्या है, किलोजाउल पर मोल, किलोजाउल पर मोल में है ये। तो आप देख सकते हो कि फ्लोरीन का F2 के केस में बॉन्ड लेंथ कम होने के बाद भी यहाँ पे बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम है। ओके, तो उसका रीज़न क्या है, लोन पेयर रिपल्शंस। तो ग्रेटर द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, more are the electrostatic inter-electronic repulsions। और यही रिपल्शंस क्या करती हैं, these repulsions destabilize the molecule and hence bond enthalpy is decreased। so bond enthalpy कम हो जाती है। so ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जनरली लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को इग्नोर कर देते हैं, बट दे विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इसी के बेस पे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है और वो क्वेश्चन क्या है, अगर मैं यहाँ पे पूछूं फ्लोरीन और क्लोरीन में से बॉन्ड एंथैल्पी किसकी कम होगी किसकी ज़्यादा होगी। यहाँ पे तो नंबर ऑफ लोन पेयर्स दोनों केसेस में बराबर है, क्योंकि फ्लोरीन और क्लोरीन वो सेम ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, तो दोनों के ऊपर 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स के आ जाएंगे हर एक हेलोजन एटम के ऊपर मॉलिक्यूल में। इन दो मॉलिक्यूल्स की आपने बॉन्ड एंथैल्पी कंपेयर करनी है, बट दोनों के ऊपर नंबर ऑफ लोन पेयर्स नाउ दे आर सेम। अब क्योंकि फ्लोरीन का साइज़ छोटा है तो उसके छोटा साइज़ होने की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाएंगे। ओके, क्लोज आएंगे तो रिपल्शन बढ़ जाएंगी, और आपको भी बताया कि अगर रिपल्शन बढ़ जाएंगी, ठीक है, तो मॉलिक्यूल डीस्टेबलाइज हो जाएगा। ओके, और उसको तोड़ने के लिए कम एनर्जी चाहिए। सो बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ F2 मॉलिक्यूल इज लो एज कंपेयर टू बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ Cl2। हालांकि फ्लोरीन का बॉन्ड लेंथ छोटा है, FF बॉन्ड लेंथ कम है, तो एक्सपेक्ट ये किया जाता है कि फ्लोरीन के मॉलिक्यूल को तोड़ना डिफिकल्ट है और उसके लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए। बट एक्चुअली फ्लोरीन का मॉलिक्यूल डीस्टेबलाइज हो जाता है बिकॉज ऑफ इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस। और क्यों यहाँ पे ज़्यादा है, क्योंकि फ्लोरीन छोटे साइज का, इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाएंगे, और जितनी ये क्लोज होंगे उतनी रिपल्शंस का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। क्लोरीन के केस में यही लोन पेयर एक दूसरे से थोड़ा डिस्टेंस पे है, इसलिए उनके बीच रिपल्शंस कम होंगी, इसलिए वो मॉलिक्यूल थोड़ा सा स्टेबलाइज है और उसको तोड़ने के लिए जो बॉन्ड एंथैल्पी है वो ज़्यादा है। ओके, जो नेक्स्ट हमारे पास बॉन्ड पैरामीटर है वो है बॉन्ड एंगल। नाउ व्हाट इज बॉन्ड एंगल? बॉन्ड एंगल रिप्रेजेंट करता है एंगल को जो किन्हीं भी दो एडजेसेंट बॉन्ड्स के बीच में बन रहा है। तो इस केस में याद रखना हम सिर्फ बॉन्ड पेयर्स को ही कंसीडर करेंगे, वी विल नॉट कंसीडर द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो बॉन्ड एंगल है क्या? द एंगल बिटवीन टू एडजेसेंट बॉन्ड्स एट एन एटम, और वो एटम कौन सा होगा? जनरली सेंट्रल एटम होगा इन ए मॉलिक्यूल, और कम से कम हमें क्या चाहिए? 3 या 3 से ज़्यादा एटम्स का बना होना चाहिए वो मॉलिक्यूल। ओके, तभी हम बॉन्ड एंगल डिफाइन कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं H की बात करूं तो मेरे पास क्योंकि सिर्फ एक ही बॉन्ड है तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल डिसाइड नहीं कर पाऊंगा। O2 की बात करें, यहाँ पे भी बॉन्ड एंगल डिसाइड नहीं कर पाएंगे। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे मीथेन के केस में बॉन्ड एंगल है, परफेक्ट ज्योमेट्री है, टेट्राहेड्रल 109.5 डिग्री। वाटर के केस में वी हैव 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हियर वी हैव 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे 104.45 डिग्री आता है। अमोनिया के केस में एक लोन पेयर है इलेक्ट्रॉन का, बॉन्ड एंगल 107.8 है। PF3 में भी हमारे पास एक
लोन पेयर है इलेक्ट्रॉन्स का, और ज्योमेट्री इसकी पिरामिडल है लाइक अमोनिया। वाटर की जो ज्योमेट्री इसको वी शेप हम कह देते हैं। ये है PF5 का मॉलिक्यूल। इसमें दो तरह के एंगल्स होंगे, जो तो इक्वाटोरियल पे प्रेजेंट है उनके बीच का एंगल होगा 120 डिग्री, और एक्सियल और इक्वाटोरियल के बीच के जो एंगल्स है वो होंगे 90 डिग्री। नाउ दिस इज फॉर यू। यहाँ पे मेरे पास है अब अमोनियम आयन, तो इसका बॉन्ड एंगल कितना होगा। अब क्योंकि अमोनियम आयन में कोई भी लोन पेयर नहीं है, परफेक्ट टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री यहाँ पे बन रही है, तो इस केस में भी जो बॉन्ड एंगल्स होंगे वो परफेक्ट टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री जैसे हमने मीथेन के केस में स्टडी किया वही होगा। इट इज़ 109.5 डिग्री। अब किन किन फैक्टर्स के ऊपर बॉन्ड एंगल डिपेंड करता है, तो जो सबसे पहले आता है हमारे पास प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन सेंट्रल एटम। हम VSEPR थ्योरी में ये पढ़ चुके हैं कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर रिपल्शंस का जो मैग्नीट्यूड है वो इस ऑर्डर में डिक्रीज करता है। मीन सबसे ज़्यादा जो रिपल्शन है वो लोन पेयर के बीच में होंगी एज कम्पेयर टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और सबसे कम होंगी बॉन्ड पेयर के बीच में। ओके, तो इसके लिए मैं यहाँ पे आपको ये एग्जांपल्स बता रहा हूँ। वाटर के केस में हमारे पास, जैसे आपको अभी मैंने पीछे बताया, 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स के हैं, ठीक है। अमोनियम में नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जब कोई भी लोन पेयर नहीं है, मॉलिक्यूल इज परफेक्टली ऑफ रेगुलर ज्योमेट्री, उस केस में जो बॉन्ड एंगल आया टेट्राहेड्रल के केस में, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री केस में, वह है 109.5 डिग्री। बट जब एक बॉन्ड हटा के उसकी जगह पे लोन पेयर लगा दी, जैसे अमोनियम है, तो क्या हुआ, तो बॉन्ड एंगल आया 107.8 डिग्री। ओके, और जब 2 लोन पेयर आ गए तो बॉन्ड एंगल कितना हो गया, इट इज़ 104.45 डिग्री। सो एक तो क्लियर हो गया। तो वाटर का बॉन्ड एंगल सबसे कम है, और इसका रीज़न क्या है, लोन पेयर रिपल्शंस। ओके, इसलिए बॉन्ड एंगल यहाँ पे ज़्यादा कम है। अमोनिया के इसमें लोन पेयर रिपल्शंस है नहीं, क्योंकि एक ही लोन पेयर है, तो यहाँ पे क्या है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शंस। और यहाँ पे मीथेन के केस में लोन पेयर है ही नहीं, तो यहाँ सिर्फ कौन सी हैं, यहाँ पे हैं, अगर होंगी तो बॉन्ड पेयर रिपल्शन होंगे, और वो सारी एक दूसरे को इस तरह से, ये सारे बॉन्ड्स एक दूसरे को इस तरह से अरेंज कर देंगे कि सारे के सारे एंगल्स 109.5 डिग्री आएंगे। सो वाटर के केस में बॉन्ड एंगल सबसे कम क्यों है, क्योंकि इसमें लोन पेयर रिपल्शंस भी हैं और लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन भी हैं। टू ग्रेटर मैग्नीट्यूड ऑफ लोन पेयर रिपल्शंस, जो आगे बॉन्ड पेयर्स को भी कंप्रेस कर देंगे, इसलिए बॉन्ड एंगल सबसे कम आएगा। बट अमोनिया के केस में यही बॉन्ड एंगल थोड़ा सा ज़्यादा होगा, बट मीथेन से कम होगा। और उसका रीज़न क्या है, क्योंकि अमोनिया में सिर्फ एक लोन पेयर है, तो यहाँ लोन पेयर रिपल्शंस एग्जिस्ट नहीं कर रही, ये नहीं है अमोनिया में। ओके, जो सेकंड फैक्टर वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल एटम। सो आई एम गिविंग यू सम एग्जांपल्स। तो यहाँ पे सराउंडिंग एटम्स आर सेम NF3 में, बट सेंट्रल एटम्स आर डिफरेंट। दोनों मॉलिक्यूल्स, चाहे वो NF3 हो चाहे वो PF3 हो, दोनों की जो शेप है वो सेम है, और शेप क्या है, शेप इज पिरामिडल। बट NF3 का जो बॉन्ड एंगल है, NF3 में जो बॉन्ड एंगल है वो आता है 102.5, PF3 में यही बॉन्ड एंगल आता है 96.3 डिग्री। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये कम क्यों है। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फास्फोरस से ज़्यादा है ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ नाइट्रोजनेट। ओके, तो इससे होता क्या है कि जो नाइट्रोजन के बॉन्ड पेयर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, F के साथ जो बॉन्ड बन रहा है वो नाइट्रोजन के थोड़ा ज़्यादा क्लोज होंगे एज कंपेयर टू PF बॉन्ड, क्योंकि PF में फास्फोरस कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो इस केस में क्या होगा, जो बॉन्ड पेयर्स हैं वो एक दूसरे के ज़्यादा क्लोज होंगे। बट PF3 के केस में क्या होगा, PF3 के केस में जो बॉन्ड पेयर्स हैं वो थोड़ा डिस्टेंस पे होंगे, क्योंकि सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। NF3 में सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो इस वजह से होता क्या है कि जब ये बॉन्ड पेयर एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाएंगे तो दे विल रिपेल ईच अदर। अगर ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो रिपल्शन की वजह से बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। तो एक पॉइंट यहाँ पे आपको ये नोट कर लेना है, इंपॉर्टेंट है, कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम की कम हो जाए, जैसे नाइट्रोजन की ज़्यादा थी और फास्फोरस की कम होगी, तो बॉन्ड एंगल भी कम हो जाता है। इसका रिवर्स क्या है कि अगर सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो जाए, जैसे नाइट्रोजन की ज़्यादा है, फास्फोरस की कम है, तो जहाँ पे
इलेक्ट्रोनेगेटिव सेंट्रल एटम ज़्यादा होगा उस केस में बॉन्ड एंगल भी ज़्यादा होगा, बट कंडीशन इज दैट सराउंडिंग एटम शुड बी सेम। आप ऐसा नहीं कर सकते कि सेंट्रल एटम भी बदल दो और सराउंडिंग एटम भी बदल दो, नो, आपको एक चीज़ फिक्स्ड रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे सराउंडिंग एटम हमें सेम रखने हैं, हम तभी कंपैरिजन कर पाएंगे। एक और एग्जांपल इसी तरह से यहाँ पे भी आप देख सकते हो NCl3 और PCl3 है, ओके। तो NCl3 के केस में यू कैन सी बॉन्ड एंगल इज 107.1 डिग्री और यही बॉन्ड एंगल PCl3 के केस में कितना है 100 डिग्री। अगेन जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम की कम है वहाँ बॉन्ड एंगल कम है, जहाँ सेंट्रल एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वहाँ बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा। जो तीसरा पैरामीटर हमारे पास आता है जो फैक्टर है अफेक्ट करता है बॉन्ड एंगल को, वह अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम्स, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम। तो इस केस में क्या करना पड़ेगा, हमें सेंट्रल एटम सेम रखना पड़ेगा। तो दीज आर द एग्जांपल्स। इन दोनों केसेस में हमारे पास नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स के हैं, एक NF3 है और एक NCl3 है, ओके। तो आप अब कंपैरिजन देख सकते हो यहाँ पे NF3 के केस में जो बॉन्ड एंगल है वो कितना है 102.5 डिग्री और जो NCl3 है उस केस में बॉन्ड एंगल है 107.1 डिग्री, ओके। तो जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ज़्यादा होगा सराउंडिंग वाला उतना ही बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। अब कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन। तो होगा क्या, फ्लोरीन जो है क्योंकि ये सराउंडिंग एटम है ये इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा अपनी तरफ खींच के ले जाएगा NF3 में एज कंपेयर टू NCl3। NCl3 में इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन के उतने पास नहीं आएंगे जितने F के केस में आ जाएंगे। तो इस केस में क्योंकि ये सेंट्रल एटम के ज़्यादा क्लोज होंगे एज कंपेयर टू NF3, तो इस केस में यू विल गेट मोर रिपल्शंस। तो अगर ज़्यादा रिपल्शन होंगे तो बॉन्ड एंगल भी ज़्यादा होगा। सो दिस वाज द थर्ड पॉइंट कि इफ़ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम्स इज मोर प्रोवाइडेड वन दैट सेंट्रल एटम इज सेम, तब बॉन्ड एंगल कम होगा। सो अगर सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा और अगर सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। इसी से मिलती जुलती एक एग्जांपल ये और है, तो यहाँ पे है PF3 और यहाँ पे है PCl3। अब दोनों में सेंट्रल एटम सेम है फास्फोरस, बट फर्स्ट केस में फ्लोरीन है जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दूसरे केस में क्लोरीन है जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब जैसे आपको बताया कि अगर सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो बॉन्ड एंगल कम होगा और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाती है तो बॉन्ड एंगल ज़्यादा हो जाएगा। आप इनके स्ट्रक्चर भी कंपैरिजन में देख सकते हो। अगर मेरे पास NH3 है और NF3 है, ठीक है, तो NH3 का हमने पढ़ा है थोड़ी देर पहले। NH3 में जो बॉन्ड एंगल आया था दैट वाज 107.5 डिग्री, ओके। और NF3 का आप यहीं देख लो, NF3 में बॉन्ड एंगल है 102.5 डिग्री। सो वी नो दैट फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। तो अगर हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है फ्लोरीन की, और क्योंकि ये सराउंडिंग एटम्स बना रहे हैं दोनों हाइड्रोजन और हैलोजन, दे आर एक्टिंग एज सराउंडिंग एटम, तो जहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी सराउंडिंग एटम की, बॉन्ड एंगल वहाँ पे कम होगा। तो यू कैन सी हियर बॉन्ड एंगल इज लो, 102.5 डिग्री है क्योंकि फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो बॉन्ड एंगल है 107.5 डिग्री। सेम एग्जांपल जो आपको बता दिए। जो लास्ट पैरामीटर है हमारे पास वो है बॉन्ड ऑर्डर, और जैसा आपको बताया बॉन्ड ऑर्डर क्या है, इट इज़ द नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन टू बॉन्डेड न्यूक्लियाई। तो फर्स्ट केस में जो बॉन्ड ऑर्डर है 1 है, दूसरे केस में 2 है और तीसरे केस में 3 है। जितने बॉन्ड्स प्रेजेंट है वही हैं। एक कुछ और एग्जांपल, जैसे हाइड्रोजन है, इस केस में बॉन्ड ऑर्डर आएगा 1। वी हैव O2, इस केस में जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो आएगा 2, क्योंकि 2 बॉन्ड है ऑक्सीजन एटम्स के बीच में। अगर मैं नाइट्रोजन लिखूंगा, N2 लिखूंगा, तो इस केस में जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो आ जाएगा 3। अगर मैं कार्बन मोनोऑक्साइड लिख दूँ तब भी बॉन्ड ऑर्डर आएगा 3। यहाँ याद रखना है प्लस साइन होते हैं, यहाँ नेगेटिव साइन है लूज डॉट स्ट्रक्चर्स के हिसाब से। Cn नेगेटिव है, इसमें भी बॉन्ड ऑर्डर 3 आएगा, ओके। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज बॉन्ड ऑर्डर इज सेम। वो कैसे, आप ये 3 लास्ट वाले एग्जांपल्स कंसीडर कर सकते हो। इस केस में नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में है 5 इलेक्ट्रॉन एक एटम के, तो 2 के कितने हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स N2 में वैलेंस शेल।
कार्बन के वैलेंस शेल में है 4 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, ओवरऑल कार्बन मोनोऑक्साइड में बात कर रहा हूँ अब मैं। कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन के वैलेंस शेल में है 4 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में है 6 इलेक्ट्रॉन। सो 4 + 6 = 10 इलेक्ट्रॉन्स। इस केस में थे 5 + 5। जब मैं Cn नेगेटिव की बात करता हूँ, इट इज़ रिटन एज Cn नेगेटिव। तो कार्बन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं 4, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स है 5 और एक नेगेटिव चार्ज है, 1 नेगेटिव है, तो ये टोटल काउंट हो गया 10 इलेक्ट्रॉन। तो आप देख सकते हो इन तीनों स्पीशीज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, तो इनका बॉन्ड ऑर्डर भी सेम आ रहा है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, बॉन्ड ऑर्डर इज सेम, प्लीज कीप इन माइंड। एक और हम लिख सकते हैं, वी कैन ऑल्सो हैव NO पॉजिटिव, नाइट्रोसोनियम आयन है। नाइट्रोजन में देयर आर 5 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन में है हमारे पास 6, बट क्योंकि 1 पॉजिटिव चार्ज है तो देयर इज लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, स्टिल वी हैव 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें भी अगर चेक किया जाए, वी हैव बॉन्ड ऑर्डर 3, दिस इज NO पॉजिटिव, यहाँ पे भी बॉन्ड ऑर्डर 3 ही है। अब कुछ बॉन्ड ऑर्डर से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं, और वो फैक्ट्स क्या हैं देख सकते हो। ग्रेटर द बॉन्ड ऑर्डर स्ट्रॉन्गर इज द बॉन्ड। ओके, सो बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ of bond and stability of molecule। जितना बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा, बॉन्ड उतना ही स्ट्रांग होगा और मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। अब क्योंकि बॉन्ड स्ट्रांग है तो बॉन्ड एंथैल्पी भी ज़्यादा होगी, ठीक है। और बॉन्ड एंथैल्पी कब ज़्यादा होती है? जब बॉन्ड लेंथ कम है। सो इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर के सारे पॉइंट्स मैंने मेंशन कर दिए हैं जो कंट्रोलिंग फैक्टर्स हैं और डिपेंड करते हैं बॉन्ड ऑर्डर के ऊपर। सो बॉन्ड ऑर्डर अगर ज़्यादा है तो बॉन्ड स्ट्रांग होगा, मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल होगा, उसको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ओके, बट उसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो कम होगी। सो बॉन्ड ऑर्डर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। Okay, thank you.